इज पेट्रियाटिक एंड नेशनलिस्टिक। पेट्रियाटिक कहते हैं कि जिसको अपने मुल्क के साथ मोहब्बत हो, इस तरह नेशनलिस्टिक मतलब कौम परस्त। ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। ये थोड़ा बहुत न्यूट्रल या थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। तो ये सिनोनिम्स है, और अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, क्योंकि फ्रूगल कहते हैं कि जो कि शारी करता है, जो कि इंतहाई एक पॉजिटिव वर्ड है, और माइजरी थोड़ा बहुत न्यूट्रल या थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। नंबर 11 है माइक्रोस्कोप और ऑब्जर्वेशन। हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इसका हम जब रिलेशन फाइंड करेंगे, एनोलॉजी फाइंड करेंगे, तो वो ये है कि हम यार्ड स्टिक के थ्रू मेजरमेंट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यार्ड स्टिक मेजरमेंट है। नंबर 12 है हर्मेटिक ईयर। हर्मेटिक कहते हैं कि जी ईयर टाइट करना, क्लोज्ड करना, ईयर को ब्लॉक करना। तो मतलब ये ईयर है और ये वो कंपोनेंट है जो ईयर को ब्लॉक करता है। तो अगर इसका देखा जाए तो इसका राइट आंसर ये है, क्योंकि ओपेक वो कंपोनेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि लाइट को ब्लॉक कर लेता है, जो कि लाइट को पास नहीं करने देता। इसी तरह जो हर्मेटिक है वो ईयर को पास नहीं करने देता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ई है। नंबर 13 है कंपोनेंट सिस्टम। सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर देखा जाए, ये जो एनालॉजी बनती है वो एटम और मैटर की बनती है, क्योंकि मैटर के अंदर एटम होते हैं और बाकी जितनी भी हमारे पास ऑप्शंस हैं वो इररिलेवेंट है, क्योंकि मॉलिक्यूल एलिमेंट के अंदर नहीं होता, एलिमेंट मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है। इस तरह वेजिटेबल एनिमल का कोई नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पैस्चर हर्ड का नहीं है। तो जैसे कि एक सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट से सिस्टम बनता है, इसी तरह एटम से मैटर बनता है। नंबर 14 है सर्च फाइंड। अगेन ये सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब है तलाश करना, ढूंढना। तो अगर देखा जाए इसका राइट आंसर ए है, क्योंकि ये दो भी आपस में सिनोनिम्स है। स्टडी करना किसी चीज़ को या उसको लर्न करना, ये आपस में सिनोनिम्स है। तो ये हमारे पास इसका आंसर ये हो गया। वैसे भी हम जिस चीज़ को सर्च कर लेते हैं फिर वो हमें मिल जाता है, फाइंड हो जाता है। इसी तरह हम किसी चीज़ को स्टडी कर ले वो हम लर्न कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ए है। उसके बाद था कि जी ऑपोजिट वर्ड। तो इम्प्रूव का मतलब ये है कि बेहतर बनाना, रेक्टिफाई भी ठीक करना है, रिफॉर्म भी ठीक करना है, एमुलिएट का मतलब भी इम्प्रूव है। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा हार्म। अब दूसरा वर्ड है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मीन्स कि इंक्रीज़ करना, ग्रो करना। तो ये इंक्रीजिंग, इफेक्टिव, प्लान्ड, इसमें से कोई नहीं है। इसमें इनसफिशिएंट जो सबसे ज़्यादा करीब है वो इनसफिशिएंट है। हालांकि इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो डिक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन अब इसमें कोई ऑप्शन डिक्रीज़ की नहीं है, तो इसका हम राइट आंसर जो ज़्यादा करीब है वो इनसफिशिएंट है। ओडियस मीन्स के जो बदबूदार हो। तो फ्रेगनेंट हमें पता है कि फ्रेगनेंट हमारे पास खुशबूदार है, तो इसका राइट आंसर ए है। स्प्यूरियस मतलब फेक, फॉल्स। उसका मतलब है कि फेक और फॉल्स। तो हम इसका ऑपोजिट ढूंढेंगे, फेक का फॉल्स। तो काउंटरफीट का मतलब भी है नकली। प्रिटेंड का मतलब भी है कि बहाना बनाना, सही है, किसी चीज़ को फेक करना। और अगर देखा जाए तो इसमें जो राइट आंसर है वो लेजिटिमेट होगा। फॉर्ज का भी कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी सेंस नहीं बनाता। तो इसका जो आंसर है वो लेजिटिमेट है, जो ऑपोजिट है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूट का ऑपोजिट होगा जमा करना। इधर हमारे पास गैदर है, जिससे कहते हैं कि जी जमा करना। और नंबर 20 है इनअप्रोप्रिएट, मतलब जो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसका ऑपोजिट अप्रोप्रिएट होगा। तो हमें अप्रोप्रिएट का सिनोनिम ढूंढना है। तो अप्रोप्रिएट का सिनोनिम हमारे पास इधर सूटेबल मौजूद है। तो पहले जो वर्ड था डिसिस्ट, डिसिस्ट का मतलब है एब्सटेन करना, इसका ऑपोजिट है परसेवरेंस। रिकवर, द ऑपोजिट ऑफ रिकवर वाज डिटेरियोरेट। एम्यूलियरेट भी इम्प्रूव को कहते हैं, फिक्स इम्प्रूव होती है इसमें। रिकवर का मतलब भी है इम्प्रूव या जो है बेहतर हो जाना। तो इसका जो ऑपोजिट था वो डिटेरियोरेट था, सही। नेक्स्ट वर्ड फ्रिवलेस। फ्रिवलेस वो होता है जिसका नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है। इसका ऑपोजिट अर्नेस्ट था, जिसका मतलब है कि आप किसी हवाले से सीरियस हो, किसी हवाले से डेडिकेटेड हो। जैसे हम कहते हैं कि ही वाज अ अर्नेस्ट स्टूडेंट, मतलब वो एक सीरियस और डेडिकेटेड स्टूडेंट था। रिवील, रिवील का ऑपोजिट कॉन्सील है।
रिवील का मतलब है डिस्क्लोज करना, कॉन्सील का मतलब है छुपाना, हाइड करना। ऑथोराइज ये आसान था, ऑथोराइज का ऑपोजिट फॉरबिड है। इनएग्मेटिक कहते हैं जी मिस्टीरियस, जिस चीज़ में कोई मिस्ट्री इन्वॉल्व हो। तो इसका जो ऑपोजिट है वो ऑबियस है, जिसमें कोई मिस्ट्री ना इन्वॉल्व हो, जो बिल्कुल क्लियर हो। तो ऑबियस इनएग्मेटिक का ऑपोजिट था। मीक मीक कहते हैं सबमिसिव को, तो इसका जो ऑपोजिट है वो असर्टिव है। इस तरह ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर अगेन वो चीज़ जो वाज़े ना हो, जिसको समझना मुश्किल हो, तो इसका ऑपोजिट हमारे पास क्लियर है। डिप्रेशन, फाइनली हमारे पास डिप्रेशन था। डिप्रेशन का ऑपोजिट काफ़ी आसान है, चेयरफुलनेस। तो ये है पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n बाई m इफ़ 9m इज इक्वल टू 4n। इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जी है 9m इज इक्वल टू 4n, विच इम्प्लाइज 4n इज इक्वल टू 9m। तो मतलब n इज इक्वल टू 9 बाई m डिवाइड बाई 4। सही, हमने क्या मालूम करा, n बाई m मालूम करना है। तो n बाई m इज इक्वल टू 9 बाई 4। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इधर हमारे पास 9 बाई m जो आ गया वो हमारे पास 9 बाई 4 आ गया। नेक्स्ट सवाल जी, द एज ऑफ सुहेल, अफजल एंड बिलाल आर 17, 16 एंड 12। If the Aslam age is included, then the average of ages increases by 5. What is Aslam age? कि हमें एवरेज का फार्मूला पता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सही है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट्स। इस केस में एलिमेंट्स क्या है, एजेस हैं, तो सम ऑफ एजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ एजेस। सही है, या नंबर ऑफ पर्सनस, या जो भी है। सही है, इधर हमारे पास 3 पर्सनस हैं और उनके सम क्या है जी, एवरेज सम हम करेंगे तो हमारे पास 17 प्लस 16 प्लस 12 आ जाएगा। और ये 3 बंदे हैं, सुहेल, अफजल एंड बिलाल, तो डिवाइड बाई 3 कर लेंगे तो ये 17 प्लस 16 33 आता है, 33 प्लस 12 45 आता है। तो ये 45 डिवाइड बाई 3 यानी 15 आ जाएगा। तो इनका, इन तीनों का जो एवरेज है सुहेल, अफजल एंड बिलाल का, वो हमारे पास 15 है। सही है, अब वो कह रहा है कि अगर उसमें असलम का की एज भी शामिल हो जाए, फिर जो एवरेज है वो 5 से इंक्रीज़ होगा। देखिए पहले 5 थी, अगर असलम एज शामिल हो जाए तो फिर हमारे पास जो न्यू एवरेज है, तो मैं कह लेता हूँ जी न्यू एवरेज, वो क्या होगी, वो 15 प्लस 5 20 हो जाएगी, क्योंकि वो 20 इंक्रीज़ हो गई जब असलम की एज शामिल हो गई। अगेन एवरेज का जो फार्मूला है वो क्या होगा कि जी सम ऑफ ऑल दी एजेस, तो सम ऑफ ऑल दी एजेस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि इधर नंबर ऑफ पर्सनस है जो कि 4 है। तो इधर मैं सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह 4 लिख दूंगा। अब एवरेज कितनी हो गई है, वो 20 हो गई है। तो इस एवरेज की जगह मैं इधर जाके 20 लिख दूंगा। तो मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल एजेस इज इक्वल टू, जब इधर मैं 20 लिख दूंगा, इधर इधर जाके मैं 20 लिख दूंगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 मेरे पास जो सम ऑफ एजेस आ जाएंगे वो 80 आ जाएंगे। तो इन चारों के सम ऑफ एजेस कितने हैं, वो 80 है। अब हमें इन तीनों के एजेस पता है 17, 16 और 12, जो कि मिलकर 45 बनते हैं। तो सिर्फ असलम की एज रह गई है जो कि हमने फाइंड करनी है। तो हमने 80 माइनस जो इनकी सम ऑफ एजेस थी इन तीनों के, वो हमने इससे 80 से माइनस करना है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 35 है। तो कहने का मतलब है कि असलम की जो एज है वो 35 ईयर्स है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ नंबर जब आ जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं जहाँ पे दो नंबर के दरमियान सीक्वेंस में डिफरेंस है। आप देखें इसमें जो डिफरेंस है वो 10 है। इधर थ्रू आउट हमारे पास जो डिफरेंस है वो हमारे पास 10 है। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम का फाइंड करने के दो फार्मूले हैं। एक हमारे पास ये फार्मूला है n डिवाइड बाई 2a1 प्लस n माइनस 1d। एक दूसरा फार्मूला है जी, ये एक फार्मूला हो गया। एक दूसरा फार्मूला है जी n डिवाइड बाई 2a1 प्लस an। सही है, इधर हमारे पास a1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, d डिफरेंस है जो कि 10 है। सही है, इस तरह से हमारे पास ये भी a1 फर्स्ट एलिमेंट है, an लास्ट एलिमेंट है। तो इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। चले हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2। अब टोटल
जो है वो 1000 है और डिफरेंस 10 है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 10 होंगे। n डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या नंबर ऑफ नंबर्स को, तो वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 100 है। m1 हमारे पास 10 है और n हमारे पास ये 1000 है, जो कि इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म है। सही, तो ये 50 इंटू 1010 आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जिसका जो आंसर आएगा वो ये आंसर इसका आ जाएगा। तो ये इसका सम ऑफ जो है, सम ऑफ इस सीरीज़ का आंसर है 50,500। सही, तो आप इस फार्मूले को भी यूज़ करके कर सकते हैं, आप इस फार्मूले को भी यूज़ करके इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 20/x प्लस 16/x इज इक्वल टू 12। तो देखें 20/x 20 डिवाइड बाई एक्स प्लस 16 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 12 है। सही है, डिनोमिनेटर में दोनों में x है तो नोमिनेटर को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। 20 प्लस 16 हमारे पास 36 आता है, तो 36 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 12 विच इम्प्लाइज 36 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू एक्स, और 36 डिवाइड बाई 12 हमारे पास 3 आता है। तो इसका मतलब यह है कि 3 इज इक्वल टू एक्स विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 3। तो x की जो वैल्यू हमने फाइंड की वो हमारे पास 3 आ गई। सही है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 3 है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। कंप्लीट द सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस में पहला जो हमारे पास इसमें आप डिफरेंस देखें कि नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सा आता है। पहले 2 और 3 में कितना डिफरेंस है जी, 2 3 में आप डिफरेंस देखें तो हमारे पास 1 का डिफरेंस है। फिर हम देखते हैं जी कि 3 7 में हमारे पास कितना डिफरेंस है। सही है, 2 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 7 में जो डिफरेंस है वो हमारे पास जी 4 है। इसी तरह 7 और 23 में जो डिफरेंस है वो हमारे पास 16 है। तो मतलब अगर देखें तो ये 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 पावर 0, ये हमारे पास 4 पावर 1 हो गया, ये 4 पावर 2 हो गया, यानी 4 स्क्वायर हो गया। तो अब इसके बाद जो टर्म आएगा उसमें जो डिफरेंस होगा वो 4 पावर 3 होगा, वो 4 क्यूब होगा, और हमें पता है कि 4 क्यूब इक्वल होता है 64। मतलब ये कि ये जो नंबर है 23, इसका अगला नंबर जो होगा उसका जो डिफरेंस है वो 64 होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस 64 को इस 23 के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो वी आर गोइंग टू ऐड 23 प्लस 64, दिस कम्स आउट टू बी द 87। तो इसका जो अगला नंबर है वो 87 है, क्योंकि इधर हमारे पास जो डिफरेंस है वो 4 पावर 0 है, इधर 4 पावर 1 है, इधर 4 पावर 2 है, तो इधर हमारे पास डिफरेंस 4 पावर 3 होगा, जिससे हमारे पास 87 आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, द ट्रेन ट्रेवल 6000 किलोमीटर फ्रॉम कराची टू लाहौर इन 22 आवर्स। ऑन रिटर्न द ट्रेन टुक 28 आवर्स बिकॉज ऑफ इंजन फेलियर, फाइंड द एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सही है, तो टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर्ड हो वो आप फाइंड करें, टोटल टाइम टेकन आप फाइंड करें। सही है, अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा जी, एक साइड पे जो रास्ता है वो 6000 है कराची से लाहौर तक, और वापस ऑन रिटर्न में भी वही 6000 होगा। जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा जी 12000 किलोमीटर। अब टोटल टाइम हमने मालूम करना है, तो एक साइड पे उसने 22 घंटे लिए, सही है, दूसरे साइड पे उसने 28 घंटे लिए, तो 22 प्लस 28, तो ये 12,000 डिवाइड बाय हमारे पास 50 आवर्स, 12,000 किलोमीटर डिवाइड बाय 50 आवर होगा। सही है, तो ये 0 और 0 आपस में कट जाएंगे। सही है, और ये 5 1 ज़र हमारे पास जो है वो 24 ज़र 120 आता है, तो ये इसका आंसर हमारे पास 240 आता है। तो जो ट्रेन की स्पीड थे वो हमारे पास 240 किलोमीटर पर आवर थी। सही है, जो एवरेज स्पीड थी वो हमारे पास वो 240 किलोमीटर पर आवर है। सही है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन से ये एवरेज स्पीड हमारे पास आ गई। द कॉस्ट ऑफ n बुक्स इज़ ₹। अच्छा, n बुक्स की जो प्राइस है वो हमारे पास कितनी रुपीज़ है, वो ₹। है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ m बुक्स। m कोई भी हो सकता है, r भी कुछ भी हो सकता है, n भी कुछ हो सकता है। तो n बुक्स की अगर ₹। है तो 1 बुक का कितना होगा, 1 बुक का जाहिर सी बात है जो प्राइस होगा वो r/n रुपीज़ होगी। सही है, अब m बुक्स की कितनी होगी, m बुक की जो भी प्राइस होगी वो हमारे पास अगेन r/n मल्टीप्लाई बाय m होगी। सही है, तो मतलब mr/n। तो इसका जो राइट आंसर है फाइंड द कॉस्ट ऑफ n बुक्स, वो हमारे पास क्या होगा, वो mr/n होगा। तो
एम बुक्स का जो प्राइस है वो हमारे पास एम आर डिवाइड बाई एन रुपीज़ है। इसका राइट आंसर एम आर डिवाइड बाई एन है। नेक्स्ट सवाल, अ ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर इन 3 hours and 20 minutes. On return it covers the same distance in 2 hours and 40 minutes. Find the average speed. अगेन एवरेज स्पीड का सवाल आ गया, तो एवरेज स्पीड हमारे पास कुछ यू फाइंड होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब टोटल डिस्टेंस कवर एक साइड से 300 किलोमीटर है और फिर ये रिटर्न भी हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस कवर 300 किलोमीटर प्लस 300 किलोमीटर, तो हमारे पास 600 किलोमीटर आ गया। अब टोटल टाइम टेकन, सही, टोटल टाइम कितना है, 3 आवर 20 मिनट जमा 2 आवर 40 मिनट, सही। तो 40 मिनट और 20 मिनट जमा होकर आपस में 1 घंटा बनते हैं और 3 + 2 भी 5 बनते हैं। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 3 और 2 5 हो गए और 20 और 40 मिनट भी हमारे पास 1 बनता है, तो टोटल हमारे पास 6 आवर लगे हैं। तो 600 किलोमीटर डिवाइड बाई 6, तो ये हमारे पास इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। इसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर है और ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, फिर सवाल है, फाइंड दी 101 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अगेन सीक्वेंस गिवन है और अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास 3 है। तो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए देखें, आप तो एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि पहला जो टर्म है वो 1 है, डिफरेंस 3 है, तो 101 टर्म क्या होगा, जब पहला 1 है और बाकी 3 डिफरेंस है तो 3 × 100 300 हो जाएगा और ये 1 ऐड करेंगे तो 301 हो जाएगा। आप अंदाजे से भी कर सकते हैं, अगर अंदाजे से नहीं करना चाहे तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए, an = a1 + n - 1d। तो आप 101 टर्म फाइंड कर रहे हैं और a1 हमारे पास 1 है और n हमारे पास कितने हैं, टोटल टर्म वो 101 है, तो ये 101 - 1 और d हमारे पास 3 है, तो ये 1 + 100 × 3 मतलब 1 + 300, तो ये हमारे पास जो 101 टर्म है वो हमारे पास 301 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एंटीनम ऑफ इनरवेट। इनरवेट कहते हैं जी कमज़ोर करना, तो इसका जो एंटीनम्स थे वो हमारे पास टफन है, स्ट्रेंथन है, इसी तरह हार्डन है। तो ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स है या इसके एंटीनम्स है। इनरवेट का मतलब है कमज़ोर करना, तो टफन, स्ट्रेंथन, हार्डन ये हमारे पास इसके ऑपोजिट वर्ड्स है। एनोलॉजी ऑफ पेन एक, पेन एक सिनोनिम्स हैं जो कि दर्द को कहते हैं। तो हमने इसमें एनोलॉजी में हमने जो है सिनोनिम्स आपस में ढूंढने थे, तो इसका जो राइट आंसर था वो हमारे पास लेज़ी और लेटार्जिक था, क्योंकि लेज़ी और लेटार्जिक भी आपस में सिनोनिम्स है जिस तरह पेन एक आपस में सिनोनिम्स है। प्लेटफॉर्म ट्रेन, ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे रुकती है, इसी तरह शिप जो है वो क्वे पे रुक जाती है। तो इसका जो राइट एनोलॉजी थी वो हमारे पास क्वे शिप थी। सिनोनिम ऑफ फुलसम, जी फुलसम कहते हैं जी किसी चीज़ का मिकदार ज़्यादा होना। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो हमारे पास एबंडेंट है एक सिनोनिम, एबंडेंट, इसी तरह प्रोफ्यूज है, इसी तरह एक्सेसिव है, इसी तरह एक्सटेंसिव है, एक्सट्रेवेगेंट है। तो ये सारे जो है इसके सिनोनिम्स है, इसमें से कोई भी आ जाए तो वो सारे। नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी फीट आर देयर इन 4.5 मीटर्स व्हेन 1 मीटर = 3.281 फीट। सही, तो 1 मीटर हमारे पास 3.281 फीट के बराबर है, तो 4.5 मीटर्स कितने फीट के बराबर है। जाहिर सी बात है 4.5 मीटर हमारे पास बराबर होगा 4.5 × 3.281। सही, तो इन दोनों को मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास फिर फीट आ जाएगा। तो सिंपल आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जब भी आप 2 डेसिमल प्लेसेस को मल्टीप्लाई करते हैं उसमें से जो ज़्यादा लंबा डेसिमल है उसको आप पहले लिखा करें। तो मैं 3.281 को पहले लिखता हूँ और इसको अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। सही है, पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 × 1 = 5 आता है, 5 × 8 = 40 आता है, तो मैं इधर 4 लिख दूंगा, इधर मैं 0 लिख दूंगा, इधर मैं 4 लिख दूंगा। 5 × 2 = 10 आता है, 10 + 4 हमारे पास 14 होता है, तो इधर मैं 4 लिख दूंगा, इधर मैं 1 लिख दूंगा। 5 × 3 = 15 आता है, 15 + 1 हमारे पास 16 आ गया। इधर फिर मैं क्रॉस लगाऊंगा और अब मैं 4 से इनको मल्टीप्लाई करूंगा। सही है, तो ये अब मैं काट लूंगा। 4 × 1 = 4 आता है, तो इधर मैं 4 लिख दूंगा। 4 × 8 = 32 आता है, तो इधर मैं 2 लिख दूंगा और इधर मैं 3 लिख दूंगा। 4 × 2 = अगेन 8,
8 + 3 हमारे पास 11 है, तो इधर मैं 1 लिख दूंगा और इधर भी 1 लिख दूंगा। सही। उसके अलावा हमारे पास 4 3 12 आता है और 12 + 1 हमारे पास 13 होता है। तो ये सब कुछ मैंने लिख दिया। मैंने इसको ऐड करना है, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। अब मैंने डेसिमल प्लेसेस किधर लगाना है, तो देखिए ये जो डेसिमल प्लेसेस है राइट से, ये 3 नंबर्स पे हैं और ये हमारे पास 1 नंबर पे है। तो 3 + 1, तो इन सबको मैंने जमा कर दिया। तो इधर से मैं राइट पे 4 डेसिमल प्लेसेस इधर राइट से आऊँगा। 3 + 1 4 होता है, तो इधर में आ गया। तो इसका जो मेरे पास आंसर है वो हमारे पास 14.7645 फीट आ गया। इसका जो आंसर है वो हमारे पास 14.7645 फीट है। नेक्स्ट सवाल, इफ 3x + 9y = 12 एंड 10x - 18y = 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमारे पास 3x + 9y हमारे पास 12 की इक्वल है एंड 10x - 18y हमारे पास 24 की इक्वल है। सही। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 3x + 9y को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही, इस होल को, तो ये हमारे पास 6x + 18y = 24 आ जाएगा। सही। और इसको मैं ऐसे ही लिखने देता हूँ, 10x - 18y = 24। अब इन दोनों को मैं जब ऐड कर दूंगा तो ये 18y आपस में कट जाएंगे और ये 10 + 6 हमारे पास 16x हो जाएगा और ये 24 + 24 हमारे पास 48 हो जाएगा। मतलब ये है कि x = 48 / 16 आ जाएगा, जिसका मतलब है कि x = हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है जो कि 3 है। अब मैं इस 3 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ। सपोज मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लूँगा, विच इज़ 3x + 9y = 12। तो x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो ये 3 × 3 + 9y हमारे पास 12 आ गया, विच मीन्स दैट 9 + 9y = 12, विच मीन्स दैट 9y = 12 - 9 में इधर शिफ्ट करूँगा तो ये मेरे पास 3 आ जाएगा, which means that y = 3/9 or 1/3। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो चुकी है जो कि हमारे पास 1/3 है। नेक्स्ट सवाल, अ पर्सन सोल्ड प्रॉपर्टी इन 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है जी? 1 मिलियन में हमारे पास 6 जीरो होते हैं, तो 1 मिलियन इतने के बराबर होता है। ये हमारे पास 1 मिलियन है। The commission agent gets 10% commission and pays 12% of that commission as tax. Find the tax amount paid. अच्छा, टैक्स अमाउंट पेड हमने फाइंड करना है जो कि 12% ऑफ 10% ऑफ दिस 1 मिलियन है। सही है। 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं अगेन। तो 12% का मतलब ये 12/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई, परसेंटेज में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये मैं अपने परसेंटेज वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। परसेंट का मतलब है बाय 100, अगेन ऑफ, तो ये 100,000। अच्छा, ये 4 जीरो मैं इधर डायरेक्टली इनसे काट लूँगा। सही है। तो ये हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा वो 12,120 और ये हमारे पास और 2 जीरो, तो 12,000 हमारे पास इसका आंसर आ गया। टैक्स अमाउंट के पेड कितनी है? वो हमारे पास 12,000 है। तो इधर मैं लिख लूँगा कि टैक्स अमाउंट पेड = 12,000 जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट अ रेट ऑफ 10% इफ परचेजिंग कॉस्ट इज 15,000। अच्छा, तो 10% हमारे पास प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट है और परसेंट का मतलब होता है बाय 100। तो हमने 10% फाइंड करना है 15,000 का। तो अगेन ये 2 जीरो इधर कट जाएंगे। सही है। और ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 1500। तो इसका जो प्रॉफिट है वो हमारे पास कितना है? वो हमारे पास 1500 है। अगला सवाल है सिनोनिम ऑफ कोल थर्मल। तो देखिए जो कोयला है वो हमें थर्मल एनर्जी देता है, इसी तरह हमारे पास जो वाटर है वो हमें हाइडल एनर्जी देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो वाटर हाइडल है। बुक पब्लिशर जी, बुक जो है वो पब्लिशर उसको पब्लिश करता है, इसी तरह फिल्म जो है वो प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो फिल्म प्रोड्यूसर था। सिनोनिम ऑफ रिफ्यूट। रिफ्यूट कहते हैं जी तरदीद करना, या आप कहें कि जी मुस्तरद करना, या किसी बात को गलत साबित करना, किसी बात को झूठा साबित करना। तो ये सारे रिफ्यूट के मीनिंग्स हैं। सही। अब इसके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? इसका हो सकता है सिनोनिम जी डिसप्रूव। सही। इसी तरह इसका सिनोनिम हो सकता है डिबंक।
इसका सिनोनिम हो सकता है जी इनवैलिडेट, सही। तो ये सारे इसके सिनोनिम है, डिबंक, डिबंक, डिस्प्रूव, इनवैलिडेट, सही। ये सारे इसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट इमेशिएटेड। इमेशिएटेड का मतलब है कि नहायत ही कमज़ोर, बीमारी या भूख की वजह से कमज़ोर। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्किनी आप उसे कह सकते हैं, या आप उसे बोनी कह सकते हैं, सही। या आप उसे कहते हैं कि बिल्कुल ही ढांचा स्केलेटल है, सही। इसी तरह आप उसको एक्सट्रीमली थिन भी कह सकते हैं। तो ये सारे सिनोनिम्स ऑफ इमेशिएटेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एबेस। अबेस का मतलब है बेइज्जत करना, जलील करना, रुस्वा करना, सही। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो हमारे पास ह्यूमिलिएट हो सकते हैं, सही। ह्यूमिलिएट इसका सिनोनिम है। इसी तरह बेलिटल इसका सिनोनिम है। इसी तरह डीमीन इसका सिनोनिम है, सही। इसी तरह डिग्रेड इसका सिनोनिम है, सही। इसी तरह डिसग्रेस इसका सिनोनिम है। इसी तरह लोअर, लोअर करना, सही, जो कि डिग्रेड का ही सिनोनिम है, वो भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है एबिरेशन। एबिरेशन कहते हैं कि जी एबनॉर्मिलिटी को कहते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो एबनॉर्मिलिटी होंगे, सही, एबनॉर्मिलिटी। इसी तरह एनोमली, एनोमली भी इसका एक सिनोनिम होगा जो कि खुद ही एबनॉर्मिलिटी को कहते हैं। इर्रेगुलरिटी इसका सिनोनिम हो सकता है, इर्रेगुलरिटी का सिनोनिम है। इसी तरह डिविएशन इसका सिनोनिम है, वेरिएशन इसका सिनोनिम है, सही। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द 71st टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर 710। तो देखिए ये हमारे पास फिर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका डिफरेंस हमारे पास 3 है, क्योंकि 7 - 4 भी 3 आता है, 10 - 7 भी 3 आता है। तो अब 71st टर्म फाइंड करने के लिए अगेन हम फार्मूला यूज़ करेंगे an = a1 + n - 1d। फिर ये जो d है ये इधर हमारे पास ये डिफरेंस है जो कि 3 के बराबर है। अब हमें 71 टर्म फाइंड करना है। a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो कि 4 है, तो इधर मैं लिख लूँगा कि a1 = 4। अब हमने 71 फाइंड करना है, तो a71 = a1 + 71 - 1 × d जो कि हमारे पास 3 है। तो ये a1 हमारे पास 4 है और 71 - 1 हमारे पास 70 आ जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो हमारे पास 214 आ जाएगा। इसका जो 71st टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो हमारे पास आता है जी 214। नेक्स्ट सवाल फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स 2, 4 एंड 8। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन जब भी हम फाइंड करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 नंबर्स है x1, x2, x3, तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इक्वल है नंबर ऑफ नंबर्स विच इज़ n मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दी नंबर्स, x1, x2, x3 का मल्टीप्लिकेशन। इधर हमारे पास x1 2 है, x2 4 है और x3 8 है, और जो n हमारे पास है वो हमारे पास 3 है। तो x हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है, तो x = 3 और n का मल्टीप्लिकेशन 2 × 4 × 8। तो अगेन क्यूब रूट, और 2 × 4 से 8 आता है, 8 × 8 से 64 आता है। तो 64 का क्यूब रूट, तो मतलब हम लिख सकते हैं कि जी 64 जो है वो 4 क्यूब के बराबर होता है। तो 4 क्यूब × 1/3 हो गया, तो ये हमारे पास 4 आ गया। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारे पास उसका आंसर है 4। नेक्स्ट सवाल, 8 इज़ 5% ऑफ व्हाट नंबर। देखिए अगर आपने मेरी परसेंटेज की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने सारे ट्रिक्स बताए हुए हैं कि जब भी हमारे पास इज़ आ जाए तो उसको आपने मैथमेटिकली ट्रांसलेट करना है इक्वल से। इसी तरह आपके पास जब भी व्हाट आ जाए तो आपने उसको ट्रांसलेट करना है जी एक्स से। इसी तरह जब परसेंटेज आ जाए तो उसका मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो ये चीज़ें हम यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 इज़, तो मतलब 8 = इसका मतलब = 5% तो 5/100, क्योंकि परसेंटेज मतलब होता है डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब होता है जी मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का मतलब होता है जी मल्टीप्लाई। इधर मैं मल्टीप्लाई लिख दूंगा ऑफ व्हाट नंबर, तो एक्स व्हाट को हम कह देते हैं जी एक्स। तो ये हमारे पास आ गया 5x डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये जो टर्म है ये मल्टीप्लिकेशन है। तो 800 = 5x, तो x = 800 डिवाइड बाय 5, जो कि हमारे पास 5 1 5, 5 जो है कितने दफ़ा आता है, 5 16 हमारे पास 5 16 हमारे पास 80 आता है, और ये 0 इसके साथ आ जाएगा, तो ये हमारे पास 160 हो जाएगा। सही, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास 160 है।
नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज 7/8 ऑफ 96? सही, तो व्हाट इज 7, व्हाट आ गया, व्हाट का मतलब होता है जी x, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू 7/8 है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सही है, तो x को हम ट्रांसलेट करते हैं, x इज इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाई बाय 96। अब ये देखिए 8 1 ज़र 8 आता है और 8 12 ज़र हमारे पास जो है वो 96 आता है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 अगर हम करेंगे तो हमें पता है कि 7 10 ज़र 70 होता है और उसके बाद 77 आ जाएगा और 84 आ जाएगा। तो 7 12 ज़र हमारे पास 84 आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 84 है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द सम ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 5 10 15 5000? अगेन ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये क्या है? ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सही, अब हमने इसका सम फाइंड करना है। पहली बात कि इसका डिफरेंस कितना है, तो अगर आप डिफरेंस देखें तो हर एक डिजिट के, दो डिजिट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 5 है। 5 10 के दरमियान 5 है, 10 15 के दरमियान 5 है। तो जो डिफरेंस है डी वो हमारे पास 5 है। इसी तरह हमारे पास जो A1 है, फर्स्ट टर्म है, वो हमारे पास 5 है और जो लास्ट टर्म है AN वो हमारे पास 5000 है। सही है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स n कितने हैं, तो n देखिए अगर टोटल 5000 है और डिफरेंस 5 है तो जाहिर सी बात है कि 5000 डिवाइड बाय 5 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास 1000 आते हैं। सही है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं सिंपली इसका फार्मूला लिखूंगा कि Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 A1 प्लस AN। सही, अब सब कुछ मुझे फाइंड है, A1 भी फाइंड है, AN भी फाइंड है, N भी फाइंड है, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 प्लस 5000, तो ये हमारे पास देखिए 500 आ जाएगा। 500 इंटू 5005, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि 25022500 आता है। सही, आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन आपको वैसे भी आती है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस का जो सम है वो हमारे पास ये है और ये हमने अरिथमेटिक सम के फार्मूले से फाइंड किया है। एक और फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि है n डिवाइड बाई 2A1 प्लस n माइनस 1d। सही, ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस फार्मूले से कर ले तो आपके पास जो आंसर है वो यही सेम आएगा। नेक्स्ट सवाल, 4 प्लस 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 4। तो देखिए इसमें हमने बोर्ड मास का फार्मूला लगाना है। बोर्ड मास जो कि हमारे पास है ब्रैकेट और स्टैंड करता है ऑफ को, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सही, तो ये हमें जो बताता है कि पहले हमने कौन सा इवैल्यूएट करना है, तो वो हमने बोर्ड मास के फार्मूले से करना है। तो पहले हमने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी है। अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट सबसे पहले करनी है, ब्रैकेट नहीं है तो पहले हमने डिवीजन करनी है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो बाकी मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, पहले मैं डिवीजन कर लेता हूँ। ये 4 डिवाइड बाई 4, तो पहले हम डिवीजन कर लेते हैं। 4 डिवाइड बाई 4 हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हमने 4 मल्टीप्लाई बाई 1 करना है। तो इस 4 प्लस 4 को मैं इधर लिख लेता हूँ, माइनस को भी वैसे लिख लेता हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास 4 आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके बाद हमने एडिशन करनी है। तो 4 प्लस 4 हमने करना है, तो 8 माइनस 4। सही, उसके बाद सब्ट्रैक्शन रहती है, तो हमने सब्ट्रैक्शन कर ली, तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास 4 आएगा और वो हमने बोर्ड मास के तरीके से किया है। सही है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर जैसे कहते हैं कि पहले आपने कौन सा ऑपरेटर इवेल्युएट करना है, उसके बाद आपने कौन सा ऑपरेटर इवेल्युएट करना है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 फाइंड f ऑफ माइनस 1। तो सिंपली आपने इसमें x की जगह इस माइनस 1 को रिप्लेस करना है। तो f ऑफ माइनस 1 आपकी जगह आपके लिए हो जाएगा, x की जगह आप माइनस 1 रिप्लेस करें, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। तो ये हमारे पास 2 माइनस 1 स्क्वायर हमारे पास 1 आता है और ये प्लस 2 आ जाएगा और ये माइनस 1 आ जाएगा। तो 2 प्लस 2 और माइनस 1, तो ये हमारे पास 2 प्लस 2 4 आता है और माइनस 1 3 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 3 है। नेक्स्ट सवाल, अ स्टूडेंट स्कोर्स 50 60 70 एंड 0 ऑन 4 सब्जेक्ट्स, फाइंड हिज एवरेज स्कोर। तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज पे मेरे पूरी वीडियो है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सब्जेक्ट्स कितने हैं, वो 4 है। तो ये हमारे पास देखिए 50 प्लस 60 जो है वो हमारे पास 110 हो गया, प्लस 70 180 हो गया।
तो 180 डिवाइड बाई 4 जो कि हमारे पास 45 आता है इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल, इफ x इज इक्वल टू -2 फाइंड f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो अब x की जगह सिर्फ सिंपल मैंने -2 को पुट करना है, तो f इंटू -2 इक्वल हो जाएगा -2 होल स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 4। तो ये 4 और ये भी +4 हो जाएगा और ये +4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 12 आ जाएगा। f इंटू -2 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट हमने एनोलॉजी फाइंड करनी है फ्रेजाइल क्रैक। तो जो चीज़ फ्रेजाइल होती है वो जल्दी से क्रैक हो सकती है, इसी तरह जो चीज़ जो प्लाइबल होती है वो जल्दी से हमारे पास बेंड हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो प्लाइबल बेंड था। एनोलॉजी ऑफ ट्रैफिक रोड, देखिए ट्रैफिक रोड पे चलता है, इसी तरह ब्लड जो है वो वेंस में चलता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो ब्लड वेंस था, इसकी जो एनोलॉजी थी वो ब्लड वेंस थी। एनोलॉजी ऑफ कूल कोल्ड, ये वर्ड्स आपस में सिनोनिम है, तो इसकी जो एनोलॉजी थी वो हमारे पास ब्यूटीफुल और प्रीटी थी। सही है, ब्यूटीफुल प्रीटी वो भी आपस में सिनोनिम्स है। सही, जिस तरह कूल कोल्ड आपस में सिनोनिम्स है, इसी तरह ब्यूटीफुल प्रीटी आपस में सिनोनिम्स है। एंटीनम ऑफ हेट्रेड, एंटीनम ऑफ हेट्रेड लव हो सकता है, अफेक्शन हो सकता है, सही, लाइकिंग हो सकती है। तो ये सारे के सारे इस हेट्रेड के एंटीनम्स हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हैं। पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 children born at the interval of 3 years is 50 years. What is the age of the youngest child? अच्छा, 5 बच्चे हैं, वो 3 साल के इंटरवल से पैदा हुए, ठीक है, और उन सब के एजेस मिला के आपके पास 50 ईयर्स बन रहे। आपसे पूछा गया है कि जो यंगेस्ट चाइल्ड है, सबसे छोटा चाइल्ड है, उसकी क्या एज है। चले जी, हम कहते हैं कि लेट द यंगेस्ट चाइल्ड बी एक्स, उसको हम x कह लेते हैं, क्योंकि हर एक चाइल्ड 3 ईयर्स के इंटरवल से पैदा हुए। तो जो दूसरा चाइल्ड है वो, उसकी क्या एज होगी, वो x+3 होगी। अगर यंगेस्ट चाइल्ड की एज x है और हर एक चाइल्ड क्योंकि 3 ईयर्स के इंटरवल से पैदा हुआ है, तो उसके बाद जो चाइल्ड है उसकी एज जाहिर सी बात है x+3 होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यंगेस्ट चाइल्ड की एज 1 है, तो जाहिर सी बात है दूसरा जब 3 ईयर्स के इंटरवल के बाद पैदा हुआ है तो उसकी एज 4 होगी, यानी कि x+3। इसी तरह जो तीसरा है उसकी जो एज होगी वो अगेन 3 ईयर्स के इंटरवल से होगी, यानी कि x+3+3 यानी कि x+6। इसी तरह जो चौथा है अगेन वो 3 ईयर्स के इंटरवल यानी 3 साल बाद पैदा हुआ है, तो जो इससे पहले की एज है x+6, उसमें अगेन हम 3 ऐड करेंगे तो x+9। इसी तरह फाइनली जो पांचवा जो सबसे बड़ा है उसकी एज x+12 होगी, ठीक है। तो ये जो 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन हैं, उनकी एजेस हैं। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ दिस 5 चिल्ड्रन इज़ 50 ईयर्स, ठीक है। तो यानी कि x प्लस x+3, x यंगेस्ट की एज है, x+3 दूसरे की एज है, ये तीसरे की, ये चौथे की, ये पांचवे की। इन सब को हम ऐड करेंगे, इनका जो सम ऑफ एजेस हैं वो आपके पास 50 आता है। तो ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये आपके पास 50 आ गया। अब आपने इसको ऐड करना है। अच्छा, आपके पास x5 है, 5x हो जाएंगे, और 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 आपके पास 30 आ गया। तो ये 5x + 30 = 50। इस 30 को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये 5x 50 - 30 हो जाएगा, यानी कि 5x = 20। अब x फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे मैं 5 को डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें x चाहिए, 5x नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्योंकि 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20 आता है, तो x की जो वैल्यू आपके पास आ गई है जी, वो 4 आ गई है। अब x आपके पास क्या चीज़ थी, x आपके पास एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड था। तो एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड कितना हो गया, वो आपके पास 4 आ गया। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए जी, यंगेस्ट चाइल्ड 4 हो गया, दूसरा चाइल्ड 3 ईयर्स के इंटरवल से, तो उसकी 7 ईयर्स हो गई, तीसरी की 10 साल हो गई, चौथी की 13 साल हो गई, ठीक हो गया, और आखिरी जो पांचवा है उसकी 16 साल हो गई। आप इन सब को ऐड करें, आपके पास 50 आएगा, क्योंकि ये आपके पास 11 हो गया, ये आपके पास 23 हो गया, और इधर आपके पास 16 आ गया।
11 प्लस 23 आपके पास 34 आता है, 34 प्लस 16 आपके पास 50 आ गया। तो ये जो x की हमने वैल्यू निकाली है एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड इज इक्वल टू 4, वो आपके पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is 2 years older than B. Who का मतलब B, who is twice as old as C. ठीक हो गया। If total ages of A, B and C be 27, how old is B. ठीक हो गया। हमें कंडीशंस भी गिवन है, हमें ये भी गिवन है कि हमने B की एज को फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, A is 2 years older than B, यानी कि A की जो एज है वो B से 2 ज़्यादा है। तो इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो A इज़ इक्वल टू B प्लस 2, क्योंकि A इज़ 2 ईयर्स ओल्डर देन B, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ तक जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि A की एज B से 2 ईयर ज़्यादा है, वो B से 2 ईयर एल्डर है। A जो है वो B से 2 ईयर्स एल्डर है। फॉर एग्ज़ाम्पल B 2 साल का है तो A 4 साल का है, B अगर 4 साल का है तो A 6 साल का है। क्यों? क्योंकि A जो है ना वो 2 ईयर्स ओल्डर देन B है, B से 2 ईयर्स ओल्डर है, एल्डर है। ठीक है जी, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, दूसरी बात, हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ये B की बात कर रहा है। हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज C, ठीक, B जो है इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज C, इधर हु से मुराद B है, क्योंकि एंड में B आया तो इधर हु से मुराद B है। तो दूसरी बात यह है कि B इज़ इक्वल टू 2C, क्योंकि ये गिवन है कि B इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज C, तो ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है टोटल एजेस ऑफ A, B एंड C बी 27, यानी कि A का एज, B का एज और C का एज आपस में आप मिला लें तो आपके पास 27 बनता है। ये आपके पास इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है। हाउ ओल्ड इज़ B, B का जो एज है वो हमने फाइंड करना है। देखिए आपके पास इक्वेशंस गिवन है। दूसरी बात यह है कि अब हम B का एज फाइंड करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि A को भी B की टर्म्स में लेके, C को भी B की टर्म्स में लेके। अगर आप देखें A ऑलरेडी B की टर्म में मौजूद है, ठीक है, तो ये आप इस इक्वेशन को हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, A की जगह हम ये वाले वैल्यू पुट कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि B इज इक्वल टू 2C, अब C को भी हम B के टर्म्स में लिख लेते हैं। मतलब ये है कि C इज इक्वल टू B डिवाइड बाई 2। सिंपल, दोनों साइड पे मैंने 2 से डिवाइड कर लिया तो आपके पास C इज इक्वल टू B डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक है, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आप ये इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन को इधर पुट कर ले। A की जगह मैं क्या पुट कर लेता हूँ, B प्लस 2, A की जगह मैंने पुट कर लिया। उसके बाद B है जिसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि B तो मैंने फाइंड करना है। C की जगह मैं B डिवाइड बाई 2 पुट कर लेता हूँ और ये आपके पास 27 आ गया। बस ये जो इक्वेशन है ना, आपने इसको सॉल्व करना है, इससे आपके पास B की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखें इधर आपके पास डिवाइड बाई 2 है और इधर आपके पास डिवाइड बाई 1 है, यानी कि जो इनका LCM होगा वो आपके पास 2 होगा। ठीक है। अब नीचे 1 है तो जाहिर सी बात है इसको 2 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। इधर भी आपके पास 1 है तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये आपके पास देखें, ये मैंने सिंपल LCM लिया है। इधर आपके पास 2 था, इधर 1 थे तो उसको भी मैंने 2 बना दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास 2 इंटू B प्लस 2 आ जाएगा, प्लस B मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 2 भी आता है और इधर आपके पास B है। ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू 27 विच इम्प्लाइज, अच्छा 2 इंटू बी आपके पास 2 भी आता है और 2 आप 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि b प्लस 2 ब्रैकेट में है तो दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़र 4 आता है। उसके बाद आपके पास 2 भी है, सिंपल मैंने उसको लिख दिया। उसके बाद प्लस b है, उसके बाद डिवाइड बाई 2 है और ये 27 है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो 2 है इसको मैं इधर शिफ्ट कर लूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा जी, मैं इधर लिख लेता हूँ, इससे आगे आपके पास इधर है। अच्छा, 2b प्लस 2b प्लस b, ये आपके पास 5b प्लस 4 आ जाएगा और 2 को जो है ना वो मैं इधर शिफ्ट कर लूँगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 27 आपके पास 54 आता है। अब इस 4 को मैं इधर शिफ्ट कर लूँगा तो ये माइनस हो जाएगा।
ये आपके पास 54 माइनस 4 आ जाएगा, यानी कि 5b इज इक्वल टू 50। अगेन हमने b को फाइंड करना है तो दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे 5 से। इधर भी 5 से डिवाइड कर लें, इधर भी 5 से डिवाइड करें, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और b की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। ठीक हो गया। यानी कि हाउ ओल्ड इज़ बी, बी की क्या एज है, वो आपके पास 10 ईयर्स है। ठीक है। अब अगर अगेन आप कंफर्म करना चाहें तो आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। जब बी की 10 ईयर्स हैं, ए की क्या होगी, बी प्लस टू, ए की क्या होगी वो आपके पास बी प्लस टू होगी, यानी कि 12 होगी। ठीक है, ये आपके पास ए की एज आ गई। सी की क्या हो है, बी डिवाइड बाई टू, यानी कि 10 डिवाइड बाई टू, तो सी की आपके पास 5 एज आ गई। अब आप ए प्लस बी प्लस सी करें, यानी कि 12 प्लस 10 जो कि 22 आता है, प्लस सी जो कि आपके पास 5 आता है, तो 12 प्लस 10 प्लस 5। ठीक हो गया। ए प्लस बी प्लस सी, इनको सम करें आपके पास 27 आएगा। तो ये आपके पास कंफर्मेशन भी हो गई है कि हमारा जो बी का आंसर है वो ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपके पास 10 ईयर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। ठीक है, एक आदमी है, चले आप उसको बाप कह लें, फादर कह लें, वो अपने बेटे से 24 साल बड़ा है। ठीक हो गया। इन 2 ईयर्स मतलब 2 साल में, यानी कि 2 साल बाद। इन 2 ईयर्स का क्या मतलब है, 2 साल में या 2 साल बाद। हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, 2 साल बाद। हिज से अब क्या मुराद है, हिज रेफर कर रहा है इस बंदे को। ठीक है, ये जो वालिद है उसका, उसको रेफर कर रहा है। तो 2 साल में जो फादर की एज है वो सन की एज से दो दो गुना हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो आपने प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन फाइंड करना है। ठीक है। पहली बात, इस बंदे के एज को, ठीक है, मैं एफ से डिनोट कर लेता हूँ। लेट फादर एज बी एफ। ठीक है। लेट फादर एज बी 12, करंट फादर एज बी 12। ठीक हो गया। लेट फादर एज बी, सॉरी, एफ से डिनोट कर लेता हूँ, मैं 12 बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेट फादर एज बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ। लेट सन एज, या लेट सन्स एज, फादर्स एज और सन्स एज बी रिप्रेजेंटेड बाय एस। ठीक हो गया। अच्छा, पहली कंडीशन क्या है, अ मैन इज 25 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। अ मैन को हमने फादर से फादर कह दिया, जिसको हमने एज हमने एफ से डिनोट कर दी, यानी एफ इज इक्वल टू एस जो कि सन की एज है प्लस 24। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ये कैसे आ गई, क्योंकि एफ जो है ना वो 24 ईयर्स ओल्डर है, उसकी एज 24 ईयर्स ज़्यादा है सन की एज से। अगर सन 1 साल का है तो फादर 25 साल का होगा, क्योंकि 1 प्लस 24 25 हो जाएगा। अगर सन 5 साल का है तो फादर 29 ईयर्स का होगा, क्योंकि 5 प्लस 24 29 आता है। तो फादर एज जो है वो 24 ईयर ज़्यादा है सन से। ठीक है। अब वो कह रहे हैं इन 2 ईयर्स, 2 साल में। अच्छा, 2 साल बाद जो है ना, जो फादर की एज हो जाएगी वो आपके पास एफ प्लस टू हो जाएगी। इसी तरह 2 साल में सन की एज हो जाएगी वो एस प्लस टू हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर आप आज आपकी एज, कुछ एज है फॉर एग्जांपल 10 है, तो 2 साल में वो 12 हो जाती है, 2 साल उसके साथ ऐड किए जाते हैं। अब करंट एज फादर की एफ है तो 2 साल ऐड कर लिए मैंने। इस तरह सन की एस है तो 2 साल बाद उसमें मैं टू ऐड करूँगा, अगर मैंने 2 साल बाद उसकी एज फाइंड करना है। वो कह रहा है कि इन 2 ईयर्स फादर एज विल बी, हिज मतलब फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी कि 2 एज ऑफ हिज सन क्या होगी उस टाइम, एस प्लस टू। ठीक हो गया। ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे हमने ये वाली इक्वेशन निकाली। ठीक हो गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। एफ प्लस टू इज इक्वल टू 2s+4। ठीक हो गया। अब इधर जो f इज इक्वल टू s+24 है ना, इधर मैं f की जगह ये जो इक्वेशन है उसको पुट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे s फाइंड करना है। ठीक है, मुझे प्रेजेंट एज ऑफ सन फाइंड करना है, यानी मुझे s फाइंड करना है। तो f की जगह ये जो s+24 है ये मैं पुट कर लेता हूँ। तो ये s+24, ये f की जगह मैंने पुट कर दिया, +2 इज इक्वल टू 2s+4।
विच इम्प्लाइज s प्लस 24 प्लस 2, तो ये s प्लस 26 आ जाएगा, ये आपके पास 2s प्लस 4 आ जाएगा। अच्छा 4 को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये s प्लस 26 माइनस 4 हो जाएगा, ये आपके पास 2s हो जाएगा। यानी कि s प्लस 22 इज इक्वल टू, सॉरी s प्लस 22 इधर मैं लिख लेता हूँ, s प्लस 22 इज इक्वल टू 2s। ठीक हो गया। अब ये जो s है इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगेन मैं इधर लिखता हूँ, s प्लस 22 इज इक्वल टू 2s। इस s को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये 22 इज इक्वल टू 2s, अगेन ये माइनस हो जाएगा, तो 22 इज इक्वल टू 2s माइनस s, आपके पास s आ गया। तो s की जो वैल्यू आ गई आपके पास, वो आपके पास 22 आ गई। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, वो आपके पास 22 आ गई। अगेन अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें तो आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ और अगेन मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, सन की क्या एज आ गई थी 22। ठीक है, फादर की क्या एज हो गई, ये s इज इक्वल टू 22 है, ये प्रेजेंट एज है। फादर की क्या होगी, वो 25 ईयर्स ओल्डर है और 24 ईयर्स ओल्डर है, तो 22 प्लस 24 फादर की 46 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आप देखिए 2 साल में फादर की जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगी। 2 साल में सन की जो एज है उसको मैं इस बार से चले डिनोट कर लेता हूँ, वो 24 हो जाएगी। फादर की जो एज है वो 48 हो गई। देखें ये ट्वाइस ऑफ द सन हो गई। तो ये जो s इज इक्वल टू 22 हमने निकाला था वो हमने ठीक निकाला था। नंबर 88, a factory worker can produce 28 toys in 8 hours a day. If there are 42 workers in total, how many toys are produced every hour? तो देखिए एक फैक्ट्री वर्कर 28 टॉयज प्रोड्यूस करता है 8 आवर्स में। तो अब 1 आवर में कितने प्रोड्यूस करेगा वन फैक्ट्री वर्कर, वो आप 28 को 8 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास 3.5 टॉयज आ जाएंगे। यानी कि 1 आवर में एक फैक्ट्री वर्कर जो है वो 1 आवर में, वन फैक्ट्री वर्कर जो है वो 1 आवर में 3.5 टॉयज प्रोड्यूस करता है, सही, ऑन एवरेज। अच्छा, इफ़ देयर आर 42 वर्कर्स इन टोटल, हाउ मेनी टॉयज आर प्रोड्यूस एवरी आवर, मतलब हर घंटे में, यानी कि 1 आवर का हमने फाइंड करना है। अब 42 फैक्ट्री वर्कर्स हैं, तो 42 फैक्ट्री वर्कर्स एक घंटे में कितने टॉयज प्रोड्यूस करेंगे, तो आपने 42 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करना है, जो कि आपके पास 147 आता है। इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। अगेन इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ये मेथड आई थिंक बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p माइनस 7 इज इक्वल टू 5 माइनस पी, देन p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस माइनस p को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये p प्लस p हो जाएगा, और माइनस 7 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये 5 प्लस 7 हो जाएगा, तो 2p इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। p इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो आपके पास राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट सवाल, मुजम्मिल क्विज स्कोर्स इन मैथ वार 95, 87, 84, 84 एंड 60। व्हाट वाज द एवरेज ऑफ दिस स्कोर्स। एवरेज का फार्मूला हमें पता है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय n। n क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय n। अब सम ऑफ क्वांटिटीज जो है वो आपके पास 95 प्लस 87 प्लस 84 प्लस 84 प्लस 60 है। डिवाइड करेंगे इसको आप 5 से, तो ये आपने सम करके डिवाइड करना है, तो इनका सम आपके पास 410 आता है, और जब आप 410 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपके पास 82 आंसर आ जाएगा। तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए हमें पता है कि अगर a इज इक्वल टू 3 हो या 4 हो या जो भी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू 4 है, तो a माइनस बी क्योंकि हम स्क्वायर लेते हैं ये इक्वल होता है b माइनस ए होल स्क्वायर के। वैसे भी अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, और इसी तरह b माइनस ए होल स्क्वायर जो इक्वल होता है वो b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसलिए a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया बिकम्स 400 स्क्वायर मीटर, फाइंड द पैरामीटर। अच्छा, हम कहते हैं कि जी लेट ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू x।
ओरिजिनल लेंथ को हमने कह दिया कि वो x है। एक स्क्वायर है जिसका साइड का ओरिजिनल लेंथ x है। अब वो कह रहा है कि वो इंक्रीज हो गया बाय 8 सेंटीमीटर, तो जो न्यू लेंथ है वो कितना है? न्यू लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 8। ऐसा ही है, ओरिजिनल लेंथ x था, 8 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया तो x प्लस 8 हो गया। अब वो कह रहे हैं इट्स एरिया बिकम्स 400 स्क्वायर मीटर। तो न्यू लेंथ का जो एरिया है न्यू स्क्वायर का वो आपके पास 400 स्क्वायर मीटर है। तो न्यू लेंथ क्योंकि x प्लस 8 इक्वल है एक साइड ऑफ स्क्वायर की लेंथ, तो x प्लस 8 होल स्क्वायर इक्वल होगा 400, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक स्क्वायर की साइड की लेंथ x प्लस 8 है तो एरिया कितना होगा? वो एल स्क्वायर होगा जो कि x प्लस 8 होल स्क्वायर है। x प्लस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो, तो x प्लस 8 मेरे पास आ गया जी 20, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 400 इज 20। तो इधर से इधर मैं लिख लेता हूँ x प्लस 8 मेरे पास आ गया 20, तो x मेरे पास आ गया 20 माइनस 8 यानी कि 12। x इज इक्वल टू 12। x क्या चीज़ है? ओरिजिनल लेंथ थी, x आपके पास 12 सेंटीमीटर हो गया। अब न्यू लेंथ क्या हो गई? जाहिर सी बात है वो 12 प्लस 8 है, तो न्यू लेंथ आपके पास हो गई जी 20 सेंटीमीटर। अब एक स्क्वायर है, उसका एक साइड 20 सेंटीमीटर है, तो पैरामीटर क्या होगा? क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड होते हैं तो पैरामीटर सम ऑफ साइड्स है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि आपके पास 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4l, तो इधर आपके पास l जो है लेंथ ऑफ स्क्वायर वो 20 सेंटीमीटर हो गया, न्यू लेंथ जो है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 आपके पास 80 आ गया। तो इसका राइट आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 97 है, अ कंपनी बॉट अ टोटल ऑफ 60 कंप्यूटर्स एंड 20 प्रिंटर्स टू मॉडर्नाइज बिलिंग ऑपरेशंस। If the price of each computer was 3 times the price of each printer, what percent of the total cost of the purchase was the cost of printers? और आपको ऑप्शंस गिवन है। अच्छा, पहले ये है कि लेट प्राइस ऑफ प्रिंटर इज इक्वल टू, को मैं x कह लेता हूँ, प्राइस ऑफ प्रिंटर जो है उसको मैंने x कह दिया, उसको मैंने x कह दिया। अब जो प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर इज 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ ईच प्रिंटर, तो मैं कह सकता हूँ कि लेट प्राइस ऑफ कंप्यूटर वो कितना होगा? जाहिर सी बात है वो 3x होगा। लेट प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू 3x। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि टोटल 60 कंप्यूटर्स, तो प्राइस ऑफ टोटल 60 कंप्यूटर्स कितना हो जाएगा? प्राइस ऑफ टोटल 60 कंप्यूटर्स वो आपके पास क्या हो जाएगा? एक कंप्यूटर की प्राइस 3x है, 60 कंप्यूटर्स की क्या प्राइस होगी? जाहिर सी बात है 60 मल्टीप्लाई बाई 3x जो कि आपके पास 180x आता है। तो प्राइस ऑफ 60 कंप्यूटर्स इज 180x। प्राइस ऑफ 20 जो प्रिंटर्स है, टोटल जो 20 प्रिंटर्स है उसकी क्या प्राइस होगी? एक प्रिंटर की प्राइस कितनी है? वो आपके पास x है, तो प्राइस ऑफ टोटल 20 प्रिंटर्स, प्राइस ऑफ टोटल 20 प्रिंटर्स वो क्या होगी? एक प्रिंटर की x है तो टोटल प्रिंटर्स की प्राइस 20x हो जाएगी। अब टोटल कॉस्ट क्या होगा? जाहिर सी बात है टोटल कॉस्ट 60 कंप्यूटर्स का कॉस्ट और 20 प्रिंटर्स का कॉस्ट होगा। 60 कंप्यूटर्स का कॉस्ट 180x है, 20 प्रिंटर्स का कॉस्ट 20x है, तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ गया जी 200x। ये आपके पास टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 200x। ये इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूँ। अब वो पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द परचेज वाज द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटर्स। कॉस्ट ऑफ प्रिंटर्स कितने थे? कॉस्ट ऑफ प्रिंटर्स आपके पास थे जी 20x। टोटल कॉस्ट कितना है? 200x है। टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज 200x है, तो आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिंटर्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिंटर्स डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। और क्योंकि परसेंटेज में हमने फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो ये आप देखें, तो क्या हो गया जी? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिंटर्स 20x है, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज 200x है और मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो ये x आपस में कट गए, 0 0 आपस में कट गए, और ये हो गया जी 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100, और 100 डिवाइड बाई 10 10 आता है, तो ये आपके पास आ गई जी 10%। तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो 98 है इसको मैं अलग से सॉल्व कर चुका हूँ, आप इसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 3:4। बॉयज़ रेशियो गर्ल्स जो है वो आपके पास गिवन है कि वो 3:4 है। अब वो कह रहा है कि देयर आर 135 बॉयज़। तो इस मैं कहता हूँ कि जी लेट 1 रेशियो इज इक्वल टू एक्स। एक रेशियो को मैंने एक्स कर दिया। अब मेरे पास 3 रेशियो इक्वल है 135 बॉयज़ के, तो 3x इक्वल है 135 के। ऐसा ही है, 3x इज इक्वल टू 135। अब इससे मैं x निकालूंगा तो x इज इक्वल टू 135 डिवाइड बाई 3 और ये आपके पास 45 आएगा। तो एक रेशियो प्रेजेंट करता है कितने को, 45 को। अब गर्ल्स की क्या रेशियो है, वो 4 है। तो आपने क्योंकि एक रेशियो 45 को रिप्रेजेंट करना है तो आपने 4 को 45 से मल्टीप्लाई करना है और ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 180 आ जाएगा। तो आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 44। 7x प्लस 10 आपके पास 44 के बराबर है। आपने 7x माइनस 10 फाइंड करना है। तो 7x किस चीज़ के बराबर है, 44 माइनस 10, यानी कि 7x आपके पास 34 के बराबर है। देखिए अब आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, x की वैल्यू नहीं निकालनी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 7x इधर मौजूद है जो कि आपने फाइंड करना है। तो आप x की वैल्यू ना निकालें, आपने 7x माइनस 10 फाइंड करना है तो दोनों साइड पे माइनस 10 कर दें। 7x माइनस 10 और 34 माइनस 10। तो 7x माइनस 10 जो कि आपने फाइंड करना है वो आ जाएगा 34 माइनस 10 यानी कि 24। तो आपके पास इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास डी यानी कि 24 है। थैंक यू।